मोबाइल नंबर का बहुत फ़र्क पड़ता है और मैंने मोबाइल नंबर पे बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए मैं पूरी अथॉरिटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि मोबाइल नंबर हद से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे अच्छा मोबाइल नंबर कौन सा हो सकता है? एक कॉम्बिनेशन होते हैं, 14 का नंबर बहुत बुरा है, 16 का नंबर बहुत बुरा है, कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है। वास्तव में वर्क करता है एस्ट्रोलॉजी? कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये नहीं बोलता कि बाहर बैठ जाओ भाई और आपको कुछ नहीं करना, आपको IAS बना दिया जाएगा। मेरे स्टार्स ऐसे थे कि पॉलिटिक्स से मेरा कनेक्शन बनना था, तो आपको जान के खुशी होगी कि 7 कैबिनेट मिनिस्टर मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं और मुझे फॉलो करके बन चुके हैं। एक आध का नाम ले सकते हो क्या? मैं सीक्रेट भी नहीं करती। आप आज अगर सक्सेसफुल हैं इसमें पॉडकास्ट में, तो निश्चित रूप से आपका 3rd हाउस अच्छा काम कर रहा होगा और वो 11th हाउस से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन। ये बता दो आज। आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं और प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। इनके बेस पे हम उसमें डालते हैं सॉफ्टवेयर में और फिर कुंडली जनरेट होके आती है, उसकी डिकोडिंग हम करते हैं। गलत चला गया होगा डेटा, फिर आपके पास कुंडली गलत आ गई तो? फ्री के सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर खरीदते तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बिना सॉफ्टवेयर के नहीं बता सकते हो क्या आप? लड़का होगा कि लड़की होगी ये भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते, लेकिन सरकार मना करती है। किसी के भी 7th हाउस में वीनस बैठा है तो उसका लाइफ पार्टनर। आप बताओ, ये रिस्ट वॉच थेरेपी होती क्या है? मतलब इसको फॉलो करते तो जिंदगी में तुरंत सकारात्मक प्रभाव आते हैं? बहुत। तो हमें किसको पूजना चाहिए, कौन हमारी सुनेगा? तो वो वही सुनेंगे जो 11th हाउस में जो राशि बैठी होगी, उसके जो मालिक होंगे ग्रह। तो क्या एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है कुंडली मिला के? बिल्कुल। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कैसे ढूंढा जाए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो रोज पॉडकास्ट पर बैठ रहे हैं ना, वो उनसे तो दूर रहना चाहिए। This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. अदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। आज अपन है ना एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे, पर एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं होती है, उस पर बात करेंगे। बट इन सब टॉपिक पे आने से पहले, आपको 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और हज़ारों कस्टमर को आपने सर्व किया होगा। मैं 15 सालों की आपकी ना एक जर्नी जानना चाहता हूँ कि इसमें आपने क्या सबसे खतरनाक चीज़ सीखी, कि ये तो बहुत सॉलिड चीज़ है 15 सालों की लर्निंग, जो आज मेरी ऑडियंस को भी बताओगे आप, तो उससे क्या होगा कि एक माहौल बन जाएगा कि 15 साल की लर्निंग एक बार में बताई जा रही है। जी, जी, बिल्कुल। जय सिया राम आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। मैंने जो 15 साल में सीखा और जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, वो करियर। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी का करियर हमने अच्छे से सेट कर दिया, तो समझो उसकी 60% लाइफ हमने सॉर्ट कर दी। मेजरली प्रॉब्लम में इंसान को करियर की होती है। तो मैंने करियर ही कंसल्टेशन पे फ़ोकस किया और उसी पे सबसे ज़्यादा काम किया, चाहे वो रेमेडी में हो, चाहे उनको बताना कि कौन-सा करियर उनके लिए बेस्ट हो, चाहे अगर खराब करियर चल रहा तो कौन से उपाय करके उसको अच्छा किया जा सके। ये इस पे मैंने सबसे ज़्यादा काम तो किया है। सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इसमें 15 सालों में? मतलब आपको ऐसा लगता हो कि ये लर्निंग आपको नहीं मिलती तो शायद लाइफ चेंज नहीं होती? ये लर्निंग मेरी यही थी कि अगर आपको चूँकि मेरे 10th हाउस में मार्स बैठे हुए हैं और मैंने खुद बहुत सारे अपने करियर चेंज करे। जब एस्ट्रोलॉजी में आई मुझे तो पता चला कि अगर मुझे ये चीज़ें बहुत पहले पता होती, तो मैं लाइफ में बहुत पहले वो सब चीज़ें अचीव कर लेती, जो मैंने काफ़ी बाद में करी हैं। वास्तव में वर्क करता है एस्ट्रोलॉजी? बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अच्छा, आपकी लाइफ में से क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर आए? मैं देखिए एस्ट्रोलॉजर होने से पहले प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रही थी एज अ इन्वेस्टर। तो उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता है, आपने इन्वेस्ट किया, आपको उसका बढ़ा के आपने बेच दिया, चीज़ इतनी रहती है। अच्छा अर्निंग भी कर रही थी, लेकिन मन में कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है।
तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो एक्सपर्ट से ही पूछना चाहिए। तो मैंने एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी जो कमिंग दशा आ रही है वो बहुत अच्छी है, राजयोग कारक है। उसमें या तो आप नेता बन जाओ, तो जो नेता में मंत्री पद होता है, नेता तो बहुत सारे होते हैं, कार्यकर्ता भी बहुत सारे होते हैं, तो मंत्री पद के लिए मारा-मारी बहुत ज़्यादा होती है। वो आपके चूँकि प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ईज़िली मिलेगा। तो लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स पॉलिटिक्स में हैं, तो मैं देखती हूँ मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा रहते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बॉस के कारण जो आप कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते हैं और मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की इंसान, तो मुझे लगा मैं उसमें फिट होंगी। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था एस्ट्रोलॉजर बनने का। मैंने किया हुआ है एमएससी इन केमिस्ट्री। अब ये एकदम फील्ड डिफरेंट कि एस्ट्रोलॉजर बनना है। फिर हम जहाँ पे भोपाल में रहते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था कि जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊँ। तो मुझे सोचिए 18 साल पहले दिल्ली आना पड़ता था ये सीखने के लिए और यहाँ से मैंने कोर्सेज़ करे हैं। तो तो मतलब आप बताना बोलना चाह रहे हो आपका लाइफ टर्निंग हो गया, मतलब आपको 2 करियर चूज़ करने के लिए बोला गया है कि आप या तो पॉलिटिक्स में चले जाओ या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ। जी। तो आपने एस्ट्रोलॉजी चूज़ करी और आपका करियर वैसे-वैसे बनता गया। बिल्कुल, और चूँकि उन्होंने बोला था पॉलिटिक्स में मेरे स्टार्स ऐसे थे कि पॉलिटिक्स से मेरा कनेक्शन बनना था, तो आपको जान के खुशी होगी कि 7 कैबिनेट मिनिस्टर मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं और मुझे फॉलो करके बन चुके हैं। 7 कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ, जिनमें से कई तो न्यू थे बिल्कुल, मतलब फर्स्ट टाइम वो बने, चुनाव जीता उनने और मंत्री भी बन गए। चुनाव भी जीता, मंत्री भी बन गए। एक आध का नाम ले सकते हो क्या? नाम तो सबके ले सकती हूँ, लेकिन क्या होता है कि सीक्रेट हम लोगों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सामने लोग बिल्कुल ओपन होते हैं। तो अगर हमारे क्लाइंट चाहेंगे कभी कि हम करें तो कर देंगे, लेकिन जब तक उनकी कंसेंट नहीं मिलती मैं सीक्रेट रिवील नहीं करती। इनफैक्ट एक मंत्री के बारे में दूसरे को भी नहीं बताती हूँ मैं कि ये भी मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, मुझे भी मंत्री बनना है तो मैं भी कंसल्टेशन लेने कब आऊँ? ये बताओ। देखिए, 2 चीज़ें हैं, आप ज्योतिष का मूल सिद्धांत समझने की कोशिश करिए, आपको मिलेगा केवल वही जो आपके लिए लिखा गया है। तो आप बोलोगे कि लिखा गया तो फिर हम वही कर लें, हमें क्या ज़रूरत एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेने की, यही लगेगा आपको। लेकिन लिखा कब गया है, ये आपको नहीं मालूम है। जैसे किसी के आईएएस बनने के योग बहुत अच्छे हैं और एक पर्टिकुलरली एज है आपकी 19 से लेके 25 तक वो बन सकता है, उसकी दशा भी अच्छी चल रही है, सब चीज़ें हैं। लेकिन उस समय उसने कोशिश नहीं किया, उस एज के बाद वो कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं बन पाएगा। तो उस करेक्ट समय पे जब आप अपॉर्च्युनिटी को भुनाओगे, तभी आप कुछ बन सकते हो। अब जैसे कई लोग आते हैं मेरे पास जिनके राजयोग है, लेकिन वो राजयोग आ रहा 80 की एज में। 80 की एज में वो बन के भी मंत्री क्या करेगा? सही बात है। तो ये चीज़ कौन बताएगा? ये तो एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा आपको कि ओह! आप ये बोल कब। रहे हो टाइमिंग भी मैटर कर रहा है कि उस यस, टाइमिंग पे होगा, बिल्कुल, इस टाइमिंग पे होगा। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में आप आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? किसके अंदर? एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी शाखाएँ होती हैं ना? एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा मेडिसिन में होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, ये 3 मेन हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में वैदिक, केपी, नाड़ी, लाल किताब, ये बहुत ज़्यादा अपना वज़न रखती हैं। इन चारों में मेरी एक्सपर्टाइज़ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, मैं आपकी तरफ समझाने की वो है कि अभिषेक व्यास की तब तुम्हारा जन्म हुआ तब ये लिखा जा चुका था कि तुमको क्या-क्या कब-कब बनना है। हुँ। मतलब कैसे पता करेंगे? मतलब कैसे होगा वो? मतलब आज मतलब अगर अपना कोई पॉडकास्ट देखे और उसके बच्चा होने वाला हो अभी, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले तो ये भी कंसल्टेशन ले सकते हैं कि बच्चा किस समय पे कराएँ, ये भी बता सकते हैं। ताकि जैसे रावण था, रावण ने अपने बेटे के उसमें 11th हाउस में सारे ग्रह, क्योंकि कोई भी ग्रह जब 11th हाउस में होता है, तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो उसने कोशिश की थी कि उसके बेटे के सारे ग्रह 11th हाउस में आ जाएँ। लेकिन सैटर्न और जुपिटर 2 ग्रह ऐसे थे जिनने कुछ वो करके उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दी। तो प्लान कर सकते हैं बेबी एक पर्टिकुलर टाइम पे
क्योंकि आजकल तो सीजर होता है, आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तो कब सीजर कराना चाहिए कि अच्छे उसको भाग्य का सपोर्ट मिले, अच्छी कुंडली मिले, अच्छे राजयोग मिल जाए, तो ये करा सकते बट हैं। चलो टाइमिंग पे नहीं कराया, चलो नॉर्मल डिलीवरी हो गई, मान लो हो गई, तो फिर उसके बाद कहाँ जाए सबसे पहले कि यार मेरे को किसके पास जाना चाहिए जिससे पता लग जाए कि मेरे बच्चे का क्या भविष्य है? देखिए, अगर वैसे तो 12 साल की एज तक हम कुंडली नहीं देखते हैं। बच्चों की नहीं देखते। नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रभाव रहता है उनके माता और पिता का रहता है, उनके भाग्य का चलता है। लेकिन अगर किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तब फिर हम देखते हैं उनकी 12 साल के पहले भी। फिर दिखाना कब चाहिए? जब वो आ जाए 10th में, उसको कैरियर अपना चूज़ करना हो, उस समय दिखाना चाहिए, या 12th के बाद, या फिर ग्रेजुएशन के बाद, जब भी उसको कैरियर चूज़ करना तब दिखाना चाहिए। मैरिज करना उससे पहले दिखाना चाहिए। कोई भी चीज़ जो वो खरीद रहा है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब भी दिखाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि बच्चे जब होता है तो माँ बाप की किस्मत भी बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। और मैं आपको कुछ योग बताती हूँ, जैसे कि किसी के जुपिटर 5th हाउस में है, या सन 5th हाउस में है, तो जैसे ही इनके बच्चा होता है, इनकी किस्मत बदल जाती है। ये कैसे पता लगाते हैं, हाउसेस का कैसे पता लगाते हैं कि मतलब ये एक तो चार्ट? जैसा डेट आपसे, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, और प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। इनके बेस पे हम उसमें डालते हैं सॉफ्टवेयर में, और फिर कुंडली जनरेट होके आती है। उसकी डिकोडिंग हम करते हैं कि अगर ये प्लैनेट यहाँ पे बैठा है तो इसका ये मतलब होगा, इसके ये रिजल्ट होंगे, ये यहाँ बैठा है तो इसके ये रिजल्ट। मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डेटा गलत चला गया हो, किसी ने, इंसानों ने फीड किया होगा ना, बिल्कुल इंसानों ने फीड किया तो गलत होगा। चला गया होगा डेटा, फिर आपके पास कुंडली गलत आ गई तो? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा होता भी है। कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री के हैं, नाम नहीं लेना चाहती उनके, लेकिन फ्री के सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है। लेकिन जब आप प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर करते हैं, खरीदते, तो ऐसा बिल्कुल बिना सॉफ्टवेयर के नहीं बता सकते हो क्या आप? बता सकते हैं, उसमें टाइम बहुत लगेगा। आज का समय जो हम लोग इंस्टेंट हर चीज़ चाहिए है, तो उसमें कहाँ। और आप बताइए ना, किसी कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, तो आप करोगे क्या? 1000 का 5000 या 5525 से गुणा आज करना चाहोगे आप? पहले के ज़माने में तो करते थे लोग। तो ऐसे ही अपडेशन जैसा हर जगह हुआ है, वैसा इसमें भी हुआ है। तो बस ये डेटा फीड कर दिया गया सॉफ्टवेयर के अंदर कि ऐसा 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 है, हाँ। तो डेटा के आधार पर कोई, मतलब ये तो प्रेडिक्शन डेटा के आधार पर हो गई ना, मतलब हजारों लोगों का डेटा ले लिया और डेटा डाल दिया सॉफ्टवेयर में, वहां से निकाला गया कि अच्छा तुम भी इस डेटा में फॉलो कर रहे हो तो तुम भी ये हो। नहीं, नहीं, प्रेडिक्शन नहीं लिखे रहते उस सॉफ्टवेयर में। उसमें प्रेडिक्शन नहीं लिखे रहते, उसमें एक बन के आता कि इसके इस हाउस में ये बैठा। अब आपको बताना है, अब उसकी दशा क्या चल रही है, उसकी अंतर्दशा क्या चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, उसका उस पे इफ़ेक्ट क्या होगा, ये सारे काम एस्ट्रोलॉजर को करना पड़ता है। ऐसी कोई रिटर्न रिपोर्ट नहीं होती, और अगर कहीं रिटर्न रिपोर्ट होती भी है, तो वो सही नहीं होती है, क्योंकि आपको प्रेज़ेंट में सारी चीज़ कैलकुलेट करके उसको बतानी पड़ती है। ये तो ये हो गया कि कैंसर है कि नहीं, ज़रा ये चेक करके आओ, आपको रिपोर्ट मिल गई। फिर उसके बाद का डिसीज़न तो डॉक्टर लेगा, उसको कौन-सा ट्रीटमेंट देना है, कौन-सी दवाइयाँ देनी हैं। तो ये एक रिपोर्ट है केवल, कि उसमें हम देखते हैं कि प्लैनेट्स कहाँ पे हैं। अभी बताओ कि एस्ट्रोलॉजी का चार्ट निकाल लिया तो उससे आप मतलब उसका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है कि ऐसा 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 होगा। बिल्कुल पता लगाया। शादी होगी तो शायद डिवोर्स भी हो सकता है, बच्चा होगा तो साथ नहीं दे सकता है, बच्चा होगा तो यूएस चला जाएगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, ये भी पता लगा सकते हैं। बिल्कुल पता लगा सकते हैं, लेकिन सरकार मना करती है, तो हम बेटा होगा या बेटी उसको तो नहीं बताते हैं। लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल देती, जैसे किसी के भी 7th हाउस में वीनस बैठा है, तो उसका लाइफ पार्टनर सुंदर होगा, पक्का सुंदर होगा। किसी के उसमें 7th हाउस में मून बैठा है, तो भी उसका लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा। तो ऐसे पता तो ये चलता है। मतलब ये जो आप बोल रहे हो कि बैठा है, मतलब जैसे मतलब जो वो चार्ट बन गया, वो 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस 12 हाउस में वो पर्टिकुलर हम मतलब सेम रहेंगे हमेशा वो? नहीं, सबके अलग। मेरे अगर मून 9th में बैठा, तो हो सकता है आपके 12th हाउस में। नहीं वो ठीक है, मैं पर बोल रहा हूँ कि वो एक बार जब आप पैदा हो गए तो वो फाइनल हो गया क्या वो? पैदा हो गए तो वो एक चार्ट बन गया। एक चार्ट फाइनल है ये? लेकिन फिर वो आपकी दशा कौन-सी चल रही है, आपकी अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, गोचर, मतलब अभी तो चल रहे हैं ना सारे प्लैनेट, सब मूव कर रहे हैं। तो अभी क्या मूव कर रहे हैं, वो सब डिफरेंट रहेगा। वो सब डिफरेंट कैसे होता है, वो आगे से आगे आगे से हाँ।
कि ऐसा होता है कि हर साल चेंज होगा या 5 साल में चेंज होगा या 10 साल में चेंज होगा? देखिए अब जैसे गुरु है, गुरु 1 साल में गोचर कर जाते हैं। शनि महाराज हैं 2.5 साल में करते हैं। राहु केतु 18 महीने में करते, चंद्रमा सवा 2 दिन में कर देता है और सूर्य अपने 1 महीने में करते हैं। तो सब ग्रहों का अलग-अलग है। तो ये सब चक्कर काटते रहते हैं, तो उससे ये मतलब जो हाउसेस में जो ग्रह बैठे थे उस टाइम चेंज होते रहते हैं हाँ, उनके चेंज होने का कि 5 साल और बाद फिर चेंज हो गए, फिर 5 साल बाद फिर चेंज 5 साल नहीं रहता, 5 साल की सरकार नहीं रहती है। वो टाइम पीरियड अलग-अलग रहता है सारे ग्रहों का, सबका अलग-अलग है। सबका अलग-अलग। तो कोई ऐसा मैच कॉम्बिनेशन बन जाएगा कभी किसी की लाइफ में कि ऐसा-ऐसा होने वाला है? बिल्कुल। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? मतलब एकदम सक्सेस मतलब एकदम सुपर चल रही है, मतलब कौन-सा हाउसेस में क्या होना चाहिए? आपके किसी भी ग्रह की राजयोग की दशा आ गई आपकी लाइफ में, बहुत सारे प्रकार के राजयोग बनते हैं। हाँ, कोई भी राजयोग की दशा आ गई तो बढ़िया लाइफ चलेगी। क्या होता है राजयोग? राजयोग ये होते हैं कि जैसे जुपिटर है, जुपिटर केंद्र के भाव में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो उसकी दशा आएगी वो राजयोग कारक हो जाएगी। शनि अपने घर में बैठा है, केंद्र के भाव में बैठा है, उसकी दशा आएगी राजयोग कारक हो जाएगी। ऐसे शुक्र से भी बनता है, मंगल से भी बनता है। मंगल से जो राजयोग बनता है उसमें इंसान के पास प्रॉपर्टी बहुत आती है, शुक्र से बनता है उसमें लग्जरी बहुत आती है, शनि से जो बनता है उसमें स्टेटस बहुत अच्छा आता है और जुपिटर से बनता है उसमें ओवरऑल रेपुटेशन और सब चीज़ें। अच्छा, आपने बताया और नहीं आया तो फिर क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं आएगा? ऐसा नहीं होता है। तो आप तो गारंटी कैसे दे सकते हो? तो आपने बोला वो कैसे, मतलब आपने बोला कि यही होने वाला है और बेचारा इंसान तो ऐसा टपली मार लेगा कि ये तो होने वाला है। एक बात बताता हूँ आपको, एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है? उसको बोला उसके ज्योतिष ने कि 22 साल की उम्र में तेरा भाग्योदय हो जाएगा। तो बैठा। अच्छा 22 साल में हो जाएगा, ठीक है। तो 22 साल में नहीं हुआ, उसको कुछ पता नहीं नौकरी-वोकरी का। फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ा और किसी और को पूछा, नहीं 22 साल नहीं है, ये 26 साल लिखा हुआ था यहाँ पे। ओह! 26 साल है क्या? ठीक है, 26 साल में भाग्योदय होगा। फिर वो बैठा रहा मतलब नॉर्मल काम करता रहा अपनी ज़िंदगी का जो भी करना होगा उसको। फिर उसको लगा कि यार ये तो भाग्योदय नहीं हो रहा यार, मतलब भाग्योदय मतलब अच्छी चीज़ होने लग जाएगी, नौकरी-वोकरी मिल जाएगी, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो फिर पता चला नहीं 26 में नहीं होगा, 32 में होगा। अच्छा ठीक है भाई, तो फिर उसने बोला एक बार और ट्राई मारते हैं, लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। इन फ्रेंड का आप नंबर मुझे देना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी स्टोरी। 32 साल हो गए, फिर वो कहे यार ये तो बहुत लफड़ा पड़ रहा है, तो मतलब भाग्योदय ही नहीं हो रहा। फिर उसने सब काम छोड़ के बोला मैं फुल मेहनत करूँगा, अब मैं इस पे विश्वास नहीं करने वाला। फिर जाके वो 36 साल में मतलब एकदम सेट हुआ, मतलब कि उसने बोला कि मैंने 6-7 साल 8 साल फिर बहुत काम किया, तब जाके 36 साल में हुआ। मैं तो 22 साल से सोच के बैठा था कि मेरा भाग्योदय होने वाला है। बिल्कुल, तो वो बैठे क्यों रहे? बैठने का मतलब है कि तो थोड़ा-थोड़ा काम कर रहा है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये नहीं बोलता कि बैठ जाओ भाई और आपको कुछ नहीं करना, आपको आईएएस बना दिया जाएगा। ऐसा कोई भी एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर तो कभी नहीं कह सकता है। अब आप उस चीज़ को गलत ले रहे हो। आपको जब कोई भी होटल बुक करते हैं तो उसमें बोलते हैं ये हम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे आपको, ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता। आप गए नहीं 12 बजे तक और 12 बजे तक नहीं गए, फिर आप जा रहे बोले आपने तो कहा था कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या मिलेगा ब्रेकफास्ट? आप बताइए मिलेगा? डिपेंड करता है जिस आपने टाइम पे एफर्ट नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आप बात कर रहे हैं मेहनत की, तो मैं आपको कितने लोग ऐसे बता दूं जो दिन रात मेहनत करते हैं और किसी पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, तो ये वाली चीज़ बता दो। नहीं बताओ, कितने लोगों से मिला दूं? एक ड्राइवर है सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा है, क्या किसी पोजीशन पे पहुंच पाया? एक मजदूर है सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा, क्या किसी पोजीशन पर पहुंच पाया? तो जो लोग ये बोलते हैं कि केवल मेहनत से सब हो जाता, नहीं। सक्सेस का मंत्र ये है कि 50% आपका लक काम करता है और 50% आपका हार्ड वर्क काम करता है। अकेले लक से भी कुछ नहीं हो सकता, अकेली मेहनत से भी कुछ नहीं हो सकता। दोनों का आपको साथ चाहिए है। और मेहनत कहाँ पे? मेहनत वहाँ पे जहाँ पे भाग्य आपको बता रहा है। भगवान ने हर किसी के लिए एक आइडियल प्रोफेशन बताया है। आप उसमें जाओगे तभी आपको सफलता मिलेगी और नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगी सफलता। एक यूट्यूबर का भी उनने उसमें एक्सपे वो डाला अपना कि मैं 3 साल से यूट्यूबर थी, मैंने 250 वीडियो डाले और अब मैं अलविदा कहती हाँ, 7-8 लाख रुपए स्पेंड कर दिए या 8 लाख रुपए। तो भाई आप इतना सब करने से पहले
एक बार सलाह लेते इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे, क्या मुझे यूट्यूब में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप आज अगर सक्सेसफुल हैं इसमें पॉडकास्ट में, तो निश्चित रूप से आपका थर्ड हाउस अच्छा काम कर रहा होगा और वो 11th हाउस से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन। ये बता दो आज, चलो अभी जितने भी लोग देख रहे होंगे ना इसको रिलेट कर लेंगे। मान लो कि आपने मेरा ही बताया, आपने मेरा ही लिख दिया, अभिषेक मेरा चेक कर लो आप अभी कि ये जो बात बोल रहे हो वो सेम है कि नहीं, आप कौन से हाँ, हाउस तो में मेरा आप बोल रहे हो। मंगाइए वो सॉफ्टवेयर और मतलब वो लाइए, मैं अभी आपको चेक आपके करके पास होगा मोबाइल में भी? नहीं, मोबाइल में नहीं रहता हाँ, है, मोबाइल में नहीं रहता है। तो आप अभी मेरा जो अभी माल बोल रहे हो कि मेरा जो पॉइजन मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरा कौन से हाउस में ये होगा, मैं चेक करके। आपका थर्ड हाउस पक्का कनेक्शन कर रहा होगा 11th हाउस से, हाँ, तब जाके आप कुछ इसमें कमा पा रहे हैं, कुछ नाम कर पा रहे हैं। और जिनका थर्ड 11th का कनेक्शन नहीं है, वो कितने आप जानते होंगे पॉडकास्ट करना आपके साथ शुरू किया होगा या आपसे पहले भी शुरू किया होगा, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। क्या उनने मेहनत नहीं की है? की होगी, बिल्कुल की होगी, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने गलत ट्रैक पकड़ लिया। पर मैंने मेहनत बहुत ज्यादा करी, एक्सट्रीम करी मैंने। हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत बहुत भाई ऐसा करी नहीं है। लगा। नहीं, हर इंसान को ऐसा लगता है और आपकी लाइफ को देख के बता सकते हैं यही मेहनत अभी आप कर रहे हो। आपका टाइम भी साथ दे रहा होगा। जब टाइम नहीं साथ दे रहा है तब आप इतनी मेहनत करके रिजल्ट लाके दिखा देना तो भी मैं जान जाऊंगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो मतलब क्या मतलब, आपने वो ड्राइवर की बात करी, आपने उस मजदूर की बात करी, तो क्या उसकी डेस्टिनी में वही लिखा है या फिर वो चेंज हो सकता है, मतलब उसकी किस्मत चेंज हो सकती है? वो अगर करेक्ट अपने हो सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा ये तो चेंज नहीं होगा कि आपका करोड़पति बनने का योग था और आप कुछ हज़ारपति बने, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन बेटर लाइफ तो अगर उसने पूछा होता किसी से, तो बेटर लाइफ तो उसकी हो सकती थी। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो आपको गाइडेंस देगा, आपकी लाइफ को बेटर कर सकता है। तो सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे चुने? वो तो 300 रुपये देगा उसको, बोलेगा सर बताओ कुछ मेरे को, तो 300 रुपये में उसकी क्या जिंदगी बताएगा? तो ये तो आपने क्वेश्चन का आंसर ही खुद दे दिया ना। कि 300 रुपए में आजकल एक जगह पे आप खाना भी नहीं खा सकते हो जाके, तो आप 300 रुपए एस्ट्रोलॉजर को देके मतलब उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी कर रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई 300 रुपये लेके तो। वो एक प्रोडक्ट का है ना, आपने 1 घंटा थोड़ी लेना उसका, 1 घंटे का तो 300 रुपए नहीं लिया ना, एक कोई छोटा-सा प्रोडक्ट बनाया। ऐसे तो पार्ले जी भी 5 रुपए का आता है, उसने भी मतलब क्या एम्पायर है उसका। तो वो नहीं, वो एक प्रोडक्ट जो इतने लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आपको जाना पड़ेगा जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास। जैसे आप किसी भी हालत में पता करते ना यार, हमको इस डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हुआ तो हम दूसरा डॉक्टर देखेंगे, दूसरे से फ़ायदा नहीं हुआ तो हम तीसरा देखेंगे। हम आप ढूँढ लेते हो ना अल्टीमेटली, वैसे आप एस्ट्रोलॉजर को भी ढूँढिए, ढूँढना तो आपको पड़ेगा। मतलब स्पीड अप करा दोगे आप, मतलब कि जो भी आप प्रोग्रेस करना चाहते हो उस पर स्पीड अप हो जाता है। आप ये समझ लो एक आप अंधेरे रास्ते में जा रहे हो जहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। आप एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो भैया अच्छी चीज़ें कब है? वो बता देगा अच्छी चीज़ें ये हैं, इनको जाने मत दो, इनको ग्रैब कर लो इस अपॉर्च्युनिटी को। बुरी चीज़ें हैं तो इससे बुरी चीज़ों से ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजर पूरी तरीके से बचा देगा, लेकिन वो ये बता देगा इसमें ऐसा रास्ता आप अपना लो तो आप बच सकते हो। पूरा नहीं बचोगे, लेकिन जो इम्पैक्ट था उसका फ्रीक्वेंसी थी, इंटेंसिटी वो तो कम की जा सकती। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी कोई सिद्धि है हासिल करना, या फिर कोई डेटा वेटा देख के, सिर्फ डेटा देख के बताना है कि भैया कि अच्छा मैंने सीख लिया ये डेटा ज्ञान है? है जैसे इंजीनियरिंग, जैसे आप इंजीनियरिंग किया आपने, इंजीनियरिंग एक ज्ञान है। एमबीए किया वो भी एक ज्ञान है, वैसे भी एस्ट्रोलॉजी भी एक ज्ञान है। कोई सिद्धि नहीं है, ज्ञान है। उस ज्ञान मतलब उस डेटा को लेके बता उस सकते हैं। सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ता है और उससे फिर डिकोडिंग करनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ ना मेरे को, आपसे मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में। देखो, एक तो हाथ की रेखाएं भी होती है, सिर की रेखाएं भी होती है, फिर न्यूमरोलॉजी भी होती है, जी। बहुत सारी चीजें होती है, मोबाइलॉजी भी होती है आजकल तो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो तो अपना ज़िंदगी का वो बन गया ना, हिस्सा बन गया है कि मोबाइल के बिना कुछ होगा नहीं, सारी चीज़ें अच्छी भी उसी में आएगी, बुरी भी उसी में आएगी, बाकी तो कोई माध्यम रहा नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं एक आदमी के लिए, तो सबका करेक्ट होना ज़रूरी है, सब चीज़ें देखना ज़रूरी है, या कोई एक चीज़ देख के सब कुछ सही हो सकता है? जैसे कुंडली हो गई, पहले हो गई कुंडली हो गई, फिर न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया। कुंडली और एस्ट्रोलॉजी सेम हाँ, चीज होती। अच्छा ठीक है, हम्म, वास्तु अलग है। वास्तु अलग हो गया। अब ये 5-6 चीज़ हो गई एक आदमी की ज़िंदगी में।
तो अब ये 5-6 चीज़ों को ही दिखाना ज़रूरी है या फिर एक हाथ की रेखाओं से भी पता लगा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे पामिस्ट्री भी आती है, मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आती है, मुझे ऑकल्ट में और चीज़ें भी आती हैं, बहुत सारी स्वर विज्ञान जैसे हुआ, ये सब आती है। अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए पड़ेगी, लेकिन इंस्टेंट आपको प्रेडिक्शन करना है मोबाइल नंबर से, तो न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। इंस्टेंट प्रेडिक्शन हो जाती है। जैसे आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बता दूंगी। अच्छा ये बताओ मैम कि है ना एस्ट्रोलॉजी में जो करियर चुनते हैं, वास्तव में उसमें कोई लाभ है या फिर क्या लोग बड़ी गलती क्या करते हैं मतलब इस करियर को चुनने में? कैरियर को चुनने में गलती, अब आप देखिए, जैसे मैं बताती हूँ आपको, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ, 13 लाख लोग उसमें अपीयर होते हैं। उसमें से 900 से 1000 के बीच सिलेक्ट होते हैं। उसके लिए दिल्ली तो हब है। दिल्ली में कितने लोग मतलब अपना पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं, घर वालों से दूर भी रहते हैं, सब करते हैं। और मेहनत जो आप बोले थे ना, मेहनत, आप देखो बेचारे सर भी अपना मुँह लेते, इतनी मेहनत करते, दिन रात लगे रहते पढ़ने में। क्यों नहीं मिलता जी उनको रिजल्ट? क्यों नहीं मिलता? आप बताओ ना। पता नहीं सही से पढ़ते नहीं होंगे। हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनके भाग्य में वो नहीं लिखा है कि वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो वो नहीं बन सकते हैं। मतलब आप कितनी सिंपल बात बोल रहे हो मतलब आपकी मतलब आप ये बंदा जो यूपीएससी है इसकी तैयारी करने जा रहा है वो पहले कुंडली दिखा के जाए अपनी, अपना चार्ट दिखा के जाए किसी अगर भी अच्छे अगर अगर एस्ट्रोलॉजर को। अगर नहीं स्ट्रगल करना है तो ये ऐसा करे, और स्ट्रगल करना है तो 4-5 साल अपने बर्बाद भी कर सकता है, और करते भी हैं लोग। और जब वो बर्बाद हो जाते हैं उनके साल, तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है हम किसी लायक ही नहीं बचे हैं। और ऐसा हुआ भी है। एक मेरे पास क्लाइंट आए थे सालों पहले, उन्होंने बोला मैं यूपीएससी की कर रहा हूँ, और पढ़ने में भी बहुत होशियार थे वो, और मेहनती भी बहुत थे। तो मैंने कहा कि आपकी दशाएं नहीं बता रही हैं कि आप का सिलेक्शन हो पाएगा। तो उनको बहुत बुरा भी लगा। थोड़ा उनने मेरे से आर्ग्यू भी किया कि ऐसे थोड़ी ना होता है वो। मैंने कहा देखिए, अगर मैं गलत निकलूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बन जाओ। लेकिन मेरी चाहत अकेले से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लिखा ही नहीं है। और फिर उनने और एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ, हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाते हो ना, तो लोग फ़ायदा भी उसका उठाते हैं पूरा। राइट। तो फिर उनने कुछ उपाय भी करे, मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं हुए। फिर उनको मेरी याद आई होगी कि उनने तो पहले ही बता दिया था। तो फिर कुछ सालों बाद, 5-6 साल बाद वो आए भी मेरे पास। उन्होंने कहा कि मेरे सारे एफर्ट्स खराब हो गए, और ये अब तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना डिमोरलाइज़ हो चुके थे वो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ यूपीएससी के थ्रू बनना चाहते थे, स्टेटस, नेम, फेम, मनी, वो आप दूसरी चीज़ से भी कर सकते। मैंने उनको बोला कि आप कोचिंग करो, मतलब लोगों को पढ़ाना शुरू करो। उनकी कोचिंग इतनी अच्छी चली कि उससे कई आईएएस निकल गए। तो रास्ते हैं, अब आपको चलना है, नहीं चलना है। आपको नहीं बोलना ही है कि मेरे को तो ये करके ही दिखाऊँगा, ये करके दिखाऊँगा। नहीं है योग तो नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैंने करके दिखाया, जैसे आप भी बोल रहे हैं, मैं बहुत मेहनती हूँ, तो मैं आपके ही फील्ड के इतने मेहनती लोगों को दिखाऊँगी आपको, कि आप कहेंगे कि हाँ, वाक़ई ये मेहनत करते हैं, बट ये नहीं बन पाए क्योंकि इस काम में भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। अच्छा राशिफल का भी महत्व है क्या ज़िंदगी में फिर? राशिफल का बहुत महत्व है, क्यों है? क्योंकि डेली एक बार में जो राशि आती है, डेली मैं तो उसी को पढ़ के ज़िंदगी जी रहा था कुछ सालों तक तो। उस राशिफल को देख के ज़िंदगी जीना बहुत बड़ी गलती है। और वो राशिफल तो कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि एक राशि के कितने लोग हैं। अगर केवल उससे चंद्रमा के गोचर से ये डिसाइड कर दिया जाए कि आपके साथ आज ये होगा, तो पॉसिबल नहीं है वो। ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसको लेके मेरे पास बहुत सारे टीवी चैनल आए कि हम आपसे आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप बस रोज़ का राशिफल पढ़ दिया करो। बट मुझे मालूम है इससे ना ही तो किसी क्लाइंट का भला होना है,
और मुझे भी ऐसा नहीं लगना कि मैंने कुछ अच्छा किया समाज के लिए या अपने लिए, कुछ मुझे ऐसा लगना नहीं है, तो मैंने मना किया है। आज भी ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहता है कि रोज का राशिफल पढ़ दो, क्योंकि लोगों लोगों को उतना ही समझ आता है। मैंने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल भी अद्वैता भार्गव एस्ट्रोलॉजर के नाम से शुरू किया। उसमें मेरी कोशिश यही है कि जैसे उनको राशिफल ईज़ी लगता ना, वैसे वो अपना मोबाइल नंबर देख के खुद पता कर पाएँ लोग। अपने न्यूमेरोस्कोप बना के खुद पता कर सकें वो कि क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, क्या होना है। मेरी कोशिश ये है। अभी चूँकि लोगों को इतना ही समझ आता है, यार मेरी राशि ये है, मुझे इसने बताया था कि मेरी राशि ये है। और कई लोग तो सन साइन से अपनी राशि देखते हैं, कई मून साइन से राशि देखते हैं, इतना तक ब्लंडर करते हैं। तो जो राशिफल आता है वो मोस्ट मतलब फालतू चीज़ है, एकदम बकवास चीज़ है। लेकिन दुःख की बात यही है कि सबको डिमांड उसी की है। अच्छा, मोबाइल नंबर वास्तव में जब कभी भी आप लेते हो, पहले तो हर थोड़े दिन में चेंज कर लिया करते थे, मतलब आज 10 रुपए की सिम आई, 15 रुपए की सिम आई, मेरे को याद, मैंने तो पता नहीं कितनी सिमें चेंज करी है। बाद में जाके जब ये लिंक विंक हो गए नंबर की, भी ये नंबर आप बैंक से लिंक हो गए, पैन से लिंक हो गए, तब चेंज नहीं कर पा रहे हो अब जाके। तो पहले वाले नंबर जब वो चेंज करते रहते थे तो क्या वाइब्रेशन चेंज होती रहती थी? और आज के टाइम पे जो एक ही नंबर आप रख रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा है? और नंबर अगर आपको लेना है तो आप क्या एकदम सोच विचार के नंबर ले सकते हो कि यार ये नंबर लूँगा तो वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी? बिल्कुल। मोबाइल नंबर का बहुत फ़र्क पड़ता है और मैंने मोबाइल नंबर पे बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए मैं पूरी अथॉरिटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि मोबाइल नंबर हद से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किसी का मोबाइल नंबर पहले ये होता था, जब मैं कुंडली देखती थी तब फिर मैं बता पाती थी कि इंसान को क्या प्रॉब्लम है, क्यों आया वो मेरे पास और क्या उसका सॉल्यूशन है। आजकल मैं मोबाइल नंबर देख के ही बता देती कि इसको ये प्रॉब्लम होगी और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर कुंडली भी देखती हूँ, लेकिन बाद में देखती हूँ। सबसे अच्छा मोबाइल नंबर कौन-सा हो सकता है? एक एक नंबर नहीं होता है कोई भी एक नंबर नहीं है, एक कॉम्बिनेशन होते हैं। कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन बताती हूँ, जैसे मैं 1-5 का कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है, 1-7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, 1-9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं, जैसे आप हैं, मैं बता रही हूँ, लेकिन इसको लेना मत, क्योंकि अकेले एक कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होगा, हाँ, ठीक है। पूरा डिपेंड करता है। ठीक है। 7-5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा बनाता है ये आपको, बिज़नेसमैन बहुत अच्छा बनाता है आपको, लोगों को आप कन्विंस कर पाते हैं, बहुत अच्छा नंबर है। ऐसे ही कुछ बहुत बुरे नंबर होते हैं, जैसे 1-4 का नंबर बहुत बुरा है, 1-6 का नंबर बहुत बुरा है, कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है, 1-8 का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है। 3-2 या 2-3 का जिनके पास भी कॉम्बिनेशन है, अगर माता-पिता के पास है तो बच्चे दूर रहेंगे, और बच्चों के पास है तो उनको भी कई बार चाइल्ड ना हो, इसकी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन कैसे पता करेंगे? जैसे आप कोई भी एक नंबर बोलिए रैंडम, 6, 2, 3, 4। बस यहीं रुक जाइए। अब यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बन गए, 6-2, 3-4 एक कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे करके पूरे अपने 10 डिजिट के हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब 2 नंबर साथ में जो आ रहे हैं, उनको कॉम्बिनेशन कहते हैं। उनको कॉम्बिनेशन बोल रहे हो, तो आपने बोला 1-4 का कॉम्बिनेशन, और ये नंबर मतलब पूरे नंबर के अंदर वो नहीं होना चाहिए। हाँ, 1-4 नहीं होना चाहिए, 1-8 नहीं होना चाहिए, 6-1 या 1-6 नहीं होना चाहिए। ये खराब कॉम्बिनेशन। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो 4-8 का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है। 6-8 का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है। 2-8 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स देता है, डिप्रेशन देता है। 2-4 का कॉम्बिनेशन भी मतलब अल्टीमेट पूरे दिन इंसान सोचता रहेगा, और ज़्यादातर चीज़ें जो सोचेगा वो खराब ही सोचेगा। मतलब मोबाइल नंबर का भी इतना फ़र्क पड़ रहा है आज? क्योंकि आज हम मोबाइल के बिना तो अपनी ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं ना। एक ओटीपी भी आ रहा है, ज़ोमैटो वाला भी आ रहा है, तो उसके साथ भी हम मोबाइल नंबर तो ज़रूरी है ना। जिस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, वो या तो अच्छा फ़ायदा देगी या तो बुरा। ये तो एक नंबर है 888888 10 टाइम्स। हाँ, ये क्या? जस्ट डायल का नंबर है ये। ये बहुत सारी जगह बैन है ये नंबर, शायद आपको नहीं पता होगा। बुरा नंबर है, काफ़ी बुरा नंबर है। तो एक बात बताओ मैडम, यहाँ पे कि जो लोग लाखों रुपए दे के वीआईपी नंबर ले लेते हैं 63529, मतलब ऐसा बढ़िया नंबर ले लेंगे सॉलिड वाला, वेस्ट ऑफ पैसा है या फिर स्टेटस सिंबल है, या उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा? हाँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे आप पूरा इंतज़ाम कर लेंगे अपनी ज़िंदगी को तबाही की ओर ले जाने का।
वीआईपी नंबर ऐसे नंबर हैं कि अगर आपको कोई फ्री भी दे तो नहीं लेना चाहिए। वीआईपी नंबर क्या होते हैं? जैसे मिरर इमेज नंबर 4114 इस तरीके के मिरर इमेज नंबर हो गया, या फिर हो गया मल्टीपल टाइम्स 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो क्या होता है कि उस एक नंबर की एनर्जी आपके यहाँ पे खराब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती। जब तक बैलेंस होती किसी नंबर की एनर्जी बहुत अच्छी रहती, अच्छे इफेक्ट आते हैं। लेकिन जब किसी भी नंबर की एनर्जी ओवर हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, तो वो खराब ही रिजल्ट देगा। जैसे मैं बताती, फॉर एग्जाम्पल किसी के में मल्टीपल 7 है, तो फिर उसका वो पब्लिक से कट होने लगता है। उसको अच्छा नहीं लगता है सोशल गैदरिंग में जाना, डिस्टेंस बना लेता है। उसको लोग धोखा भी बहुत ज़्यादा देते हैं, फ्रॉड भी उसके साथ होता है, मूड स्विंग्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको। तो ऐसे ही 8 नंबर है, 8 नंबर अगर बहुत ज़्यादा हैं तो स्ट्रगल, डिले, हार्ड वर्क ये सब लिखा जा रहा है आपके लिए। तो क्यों ऐसे नंबर लेना जो आप लाखों में भी लोगे और जिनको लेके प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ये तय है। तो आज जैसे मतलब कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में तो मल्टीपल नंबर्स यूज होते हैं एम्प्लॉयज के, तो वो भी क्या देख के लेने चाहिए सारे नंबर? नहीं, उतना नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो तो अपना नंबर अच्छा ले सकता है। खुद का नंबर। हाँ, खुद का नंबर तो अच्छा ले सकता है। और जो प्रोफ़ेशन वाइज़ भी नंबर बनते हैं। जैसे मैं किसी एक्टर, एक्ट्रेस के लिए नंबर डिज़ाइन करती हूँ तो वो अलग होता है, डॉक्टर्स के लिए करती हूँ, तो ऐसा नंबर देती हूँ जिससे उनमें हीलिंग पावर बढ़े। तो जब उनकी हीलिंग पावर बढ़ती है, भाई आप कितना भी ऐड कर लो, लोग आपके पास तभी आएँगे जब आपने कुछ काम उनको करके दिया। तो हीलिंग पावर बढ़ेगी डॉक्टर की, तो वो ऑब्वियसली पेशेंट ज़्यादा आएँगे उससे ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो डॉक्टर्स के लिए अलग होता है, इंजीनियर के लिए अलग होता है, स्टूडेंट के लिए अलग होता है, लॉयर्स के लिए अलग होता है। सबके लिए अलग-अलग प्रोफ़ेशन वाइज़ नंबर डिज़ाइन करने पड़ते हैं। आपके लिए अलग होगा, हाँ, जो मैं फ़ीस हाँ, लेके आप डिजाइन डिज़ाइन करोगे ही करूँगी। करोगे मतलब आप। बिल्कुल, अब नाम बताओ, नाम अभिषेक व्यास, हाँ। तो नाम में भी गड़बड़ है। नहीं, आपका शुरू का नाम तो काफ़ी अच्छा है, ए भी आ रहा है। हाँ। नाम में देखिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं नाम का जो टोटल है 1, 3, 5 या 6 पे, आपको यूट्यूब में भी कई वीडियो ऐसे मिल जाएँगे। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अच्छे से अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो डोंट चेंज नेम, क्योंकि आप इतना ब्लंडर कर लेंगे, डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने मन से तो बिल्कुल चेंज नहीं करें। और जो लोग ये बोल देते हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोल देते हैं 1, 3, 5 सॉरी 1, 3, 5, 6 पे लेके आओ अपना नाम, उनसे भी ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि उनको प्रोनोलॉजी का पता ही नहीं है कि प्रोनोलॉजी क्या होती है, साउंड क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट का एक दूसरे से कैसा कनेक्शन होना चाहिए, वो नहीं। जिसको बहुत अच्छा नॉलेज हो उसी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप अपना नाम चेंज कराओ। अब आप कहेंगे कि ये नाम चेंज कराने से क्या सब चीज़ें चेंज हो जाती? तो किसी एक चीज़ से हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लक को एनहांस करती। मतलब एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास अगर चले जाएं, नाम एस्ट्रोलॉजर नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा नाम के मतलब लिए आपको। नाम के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ जिसको मतलब एकदम बहुत खतरनाक नॉलेज हो, सिद्धि विद्धि प्राप्त कर रही है जिसने। नहीं, सिद्धि की ज़रूरत नहीं, सिद्धि इसमें यही है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे चलो हैं, मान लो यही आपको 15 सिद्धि साल है। का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा होता है, आपको सब आता है, तो मतलब अभिषेक व्यास नाम टिक मार्क, मोबाइल नंबर टिक मार्क, डेट ऑफ बर्थ टिक मार्क, टाइम टिक मार्क, ठीक है, घर का वास्तु टिक मार्क, और गाड़ी का नंबर टिक मार्क, घड़ी सॉलिड टिक मार्क, कपड़े वपड़े सॉलिड टिक मार्क, हर चीज टिक मार्क, यार तिल नहीं है तो तिल भी लगवा देते हैं। अब बताओ कि अब मेरी जिंदगी कैसी चलेगी? अच्छी चलेगी सॉलिड एकदम सुपर। अभी ऑब्वियसली। घर में एसी है, गुड। घर में फ्रिज है, गुड। घर में टीवी है, गुड। कंफर्ट हो रहा है ना, आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो रही ना, हाँ, हो रही ना, हो रही। ऐसी लाइफ है यहाँ पे भी। जितनी चीजें आप अच्छी कर लोगे उतनी तो ये अच्छी सब टिक लाइफ टिक 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 करवा सकते हैं। बिल्कुल बट करवा अगर सकते। गलत हो गई, मान लो अगर 2-3 चीज गलत हो गई, अगर अपन दो मतलब 4-5 लोगों के पास गए तो और उसने दो तीन गलत कर दी। क्यों जाना 4-5 लोगों के पास? आप पूरा पहले एक व्यक्ति को आजमाओ,
उससे कंसल्टेशन लो, उसके रिजल्ट देखो, क्योंकि ये जैसे मोबाइल नंबर है, इसके रिजल्ट तो आपको बहुत जल्दी दिख जाते हैं, विदिन 3 मंथ्स आपको अच्छे खासे रिजल्ट दिख जाते हैं। तो अगर आपका वो व्यक्ति रिजल्ट दे पा रहा है आपको, तो फिर उसी से कराओ ना, क्यों आपको इधर-उधर भागना है? अच्छा, मतलब जैसे मान लो कि अभी बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे इस चीज़ को, किसी का नाम और मोबाइल नंबर मतलब अनलकी हो, तो उसको तुरंत पता चलता है कि मतलब मेरी ज़िंदगी में खराब चीज़ें हो रही है ऐसा, या मतलब किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी खराब चीज़ें हो रही होगी तो उसको अपना नाम और मोबाइल नंबर देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। देखो खराब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से भी पता चलती हैं, एस्ट्रोलॉजी के कारण भी हो सकती हैं, मोबाइल नंबर के कारण भी हो सकती हैं, वास्तु के कारण भी हो सकती है। खराब चीज़ें किसी भी कारण हो सकती हैं, लेकिन जिस कारण से हो रही हैं, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर नाम में कोई प्रॉब्लम है, तो नाम को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम है, तो मोबाइल नंबर, वास्तु में कोई प्रॉब्लम, वास्तु, और कुंडली में कोई दशा ठीक नहीं चल रही, तो उसको जिसमें प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ है रिस्ट वॉच थेरेपी, इसका मतलब मैं अभी रिसर्च कर ही रहा था इसके बारे में, तो आप बताओ ये रिस्ट वॉच थेरेपी होती क्या है? और देखिए, मतलब इसको फॉलो करते तो ज़िंदगी में तुरंत सकारात्मक प्रभाव आते हैं? बहुत, बहुत ज़्यादा प्रभाव आते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं, अच्छे बड़े ऑफ़िसर, गवर्नमेंट ऑफ़िसर। तो वो उनके पेरेंट्स जो थे वहाँ पे रहते थे, और किसी कारण वो नहीं जा पा रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। किसी कारण उनका वो रुक नहीं रहा था ट्रांसफ़र, और वो रुकवाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली। मैंने 2 चीज़ें चेंज की, एक उनका मोबाइल नंबर चेंज किया और उनको रिस्ट वॉच पहनाई, और उनका विदिन 3 मंथ्स ट्रांसफ़र रुक गया। इतना पावरफुल है, करेक्ट रिस्ट वॉच। अच्छा, अब जब रिस्ट वॉच की बात चली तो मैं ये भी बता दूँ, रिस्ट वॉच लोग पहनते हैं, और चूँकि कई रिस्ट वॉच थेरेपिस्ट भी हैं, तो वो देखते हैं कि कई लोगों को तो रिस्ट वॉच से फ़ायदा हो रहा, लेकिन कई को नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली आपके हर ऑकल्ट साइंस में, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो सौर विज्ञान हो, हर जगह आपको सपोर्ट करती है, चाहे वास्तु भी हो, हर जगह सपोर्ट करती है। तो ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉज़र ये बता सकता है कि इसको रिस्ट वॉच थेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके 3rd हाउस और 11th हाउस पे डिपेंड करता है कि इसको रिस्ट वॉच थेरेपी काम करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो वहाँ एक चीज़ और आई है कि टाइम टेक्निक की जानकारी भी है, जो पूरे आई थिंक पूरी दुनिया में सिर्फ़ 5 लोगों को ही है, हाँ, टाइम टेक्निक। टाइम टेक्निक। क्या होती है ये? अच्छा, ये बताओ टेक्निक क्या होती है? कुछ चीज़ को सॉल्व करने का कुछ तरीका? किसी चीज़ को किसी कठिन चीज़ को आसानी से जो सॉल्व कर दे, वो होता है टेक्निक। तो टाइम टेक्निक क्या होती है, मेरे गुरु एक वन ऑफ माय गुरुज़, तो उनने 55 इयर्स रिसर्च की, और उन्हें अपना जो माना था स्टैंडर्ड, वो ये माना था कि जब महाभारत के समय सहदेव, जो कि एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। सहदेव बोलते हैं, सहदेव के पास दुर्योधन जाते हैं और बोलते हैं हमको ये युद्ध जीतना है। आप सोचिए अपोजिशन पार्टी में हैं वो, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि हमको ये युद्ध जीतना है। बीइंग प्रोफेशनल, सहदेव को उनको बताना है, क्योंकि आया है क्लाइंट तो बताना पड़ेगा। वो भाई के उससे नहीं आए हैं, वो शत्रु के उससे नहीं आए, वो तो एस्ट्रोलॉजर के उससे आए कि ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और इनसे हमको तरीका पता चल सकता है। गए तो बोले क्या? बोले वैसे तो कोई चांस नहीं है आपके युद्ध जीतने के, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम उन्होंने बताया कि इस समय पे अगर आप युद्ध स्टार्ट कर देते हो, तो 100% आप युद्ध जीत जाओगे। जब ये बात कृष्ण जी को पता चली, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने अपनी जो भी माया करी, फिर नहीं होने दिया उस समय युद्ध। लेकिन टाइम इतना पावरफुल टूल होता है कि उससे आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी काम में सफल हो सकते। तो मेरे गुरु ने 55 इयर्स रिसर्च की, और उनने टाइम पे बहुत सारे वेरिएशन उनके वो करे, और उसके हिसाब से टेबल बनाई अलग-अलग लोगों के लिए, राशि, नक्षत्र, लग्न, करण, बार सबके बेस पे, और फिर उन्होंने बताया कि अगर इस समय पे व्यक्ति काम करे तो उसका सफल होगा। अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग है, और ये चौगड़िया नहीं है, नहीं तो जो लोग जानते हैं वो कंफ्यूज होंगे कि चौगड़िया तो नहीं है, ये चौगड़िया भी नहीं है और ये होरा भी नहीं है।
अच्छा, तो ये बताओ कि आप मतलब अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखे नहीं हो तो उसको गुरु दीक्षा चाहिए चाहिए या फिर नहीं चाहिए, फिर खुद ही सीख सकता है वो सब कुछ हर नहीं, चीज़ें? देखिए खुद सीखने में ये होगा कि 10 साल भी वो सीखेगा लेकिन अच्छे मकाम पे नहीं पहुँच पाएगा। कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे एक रूल है, फिर आगे चल के उस रूल का नेगोशिएशन है। ऐसे करके बहुत सारे रूल हैं। अब जब आपको अच्छा गुरु मिलता है तो वो बताता है इस रूल पे इतना एम्फसाइज़ करना है और इसको छोड़ देना है। ये लिखा है, ये बुक वो है, रूल है, लेकिन प्रैक्टिकल ये होता है। तो ये एक अच्छे गुरु की तो ज़रूरत पड़ती ही है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कैसे ढूँढा जाए? मतलब कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि आज तो हज़ारों लाखों एस्ट्रोलॉजर इधर एक तो जितने जैसे पत्थर फेंकते हैं तो इंजीनियर आता है ना, हाँ। वैसे में दूसरा पत्थर फेंकेंगे तो एस्ट्रोलॉजर आएगा। एक्चुअली अपने यहाँ पे ऐसे ही होता है कि अपने यहाँ पे प्रोफेशन ना ये देख के करते कि ये यूट्यूबर है, अच्छा कमा रहा तो मैं भी बनूंगा। ये डिजिटल मार्केटिंग वाला अच्छा बना रहा, तो मैं भी बनूंगा। पहले बिल्डर बिल्डर लोगों की लाइन लगी थी कि ये बिल्डर अच्छा कमा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपको जो काम सपोर्ट करता है वही करना चाहिए, उसी से आपको सक्सेस मिलती। अब एक जो आपने कहा अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कैसे ढूंढे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो रोज पॉडकास्ट पे बैठ रहे हैं ना, वो उनसे तो दूर रहना चाहिए। क्यों? आप भले ही इसको वो कहेंगे, लेकिन आप सोचिए ज़रा कि जो रोज़ पॉडकास्ट बैठ रहे हैं, मतलब उनके पास क्लाइंट है ही नहीं ना, तभी तो वो रोज़ बैठ रहे हैं। अपने क्लाइंट को छोड़ के कौन जाएगा पॉडकास्ट करने के लिए? एवरी टाइम पॉडकास्ट। एवरी टाइम, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कभी यहाँ अभिषेक व्यास के यहाँ बैठे, कभी कहीं बैठे, कभी कहीं बैठे, तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। एक तो उन लोगों से बचें, और दूसरा उनका बैकग्राउंड जो हर आजकल वो हर कोई बोल देता करोड़पति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। भाई अगर मैं किसी को करोड़पति बना सकती, तो फिर मैं खुद तो अरबपति बन ही सकती हूँ ना? नहीं बन सकती, लॉजिकल है ना? तो पहले देख लो वो अरबपति हैं जो आपको करोड़पति बना रहे हैं कि नहीं, कोठियाँ-वोठियाँ हैं उनकी कि नहीं। नहीं तो पता चला कि कार से आ रहे हैं और वो भी लोन की है, और आपको पता बना रहे हैं वो करोड़पति। तो ये मतलब जो जितने प्रलोभन वाले वादे करे, झूठे वादे करे, और फिर लोग रेमेडी भी बहुत दे रहे हैं। ट्राई कर लो रेमेडी उनकी। वैसे वैसे मैं कॉन्वेलेक्सा बता दो ना, कॉन्वेलेक्सा। कौन वो लस्सा कॉन्वेलेक्सा ससेज बता दो ना एक बार। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, और मैंने उन लोगों के उसमें जाके पढ़े हैं, लोगों ने बहुत गालियाँ भी दी हैं उनने कि कुछ भी बोला हमने तो इतना बार कॉन्वेलेक्स से बोला कुछ नहीं हुआ, बहुत गालियाँ पड़ी हैं उन लोगों को। तो वो ये मार्केटिंग का तरीका हो सकता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज़ पाना इतना ही आसान हो तो इंसान मेहनत ही क्यों करे? हाँ। कोई और आप फिर कोई आप कोई बताना चाहते हो कि मतलब जिससे मतलब कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हो जिससे आदमी की ज़िंदगी एकदम सरल तरीके से गुज़र हाँ, सके? बिल्कुल मैं बताना चाहती हूँ, और कॉन्वेलेक्सा ऐसा तो नहीं बताओगे? नहीं, हाँ, कॉन्वेलेक्स नहीं बताऊँगी। मैं ऐसी चीज़ बताऊँगी जो हर इंसान करेगा। आजकल जो लोग बाग रेमेडी बता रहे हैं ना, सच में इतना बैकफायर होता है, क्योंकि मेरे पास आते हैं लोग, उनने कर ली रेमेडी और पता चला बैकफायर हो गया और उनका नुकसान हो गया। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है सारे व्यूअर्स से कि पॉडकास्ट में या रील से जो रेमेडी बताई जाती है उनको फॉलो ना किया जाए। आपकी जान कीमती है, अपनी जान का ध्यान रखें। अगर आपको लगता कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉज़र को, तो एक काम करें, आप ये देख लें केवल कि आप किसी से कुंडली निकलवा के कि आपके 11th हाउस में कौन-सी राशि बैठी है। 11th हाउस में। 11th हाउस में कौन-सी राशि बैठी है। अब ये जो राशि है 11th हाउस है इच्छा पूर्ति का। हर इंसान की अनेक इच्छाएँ हैं, सबकी एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा है। तो इच्छा पूर्ति कौन से भगवान करेंगे? हमारे पास भगवान भी बहुत बहुत सारे हैं, तो हमें किसको पूजना चाहिए? कौन हमारी सुनेगा? तो वो वही सुनेंगे जो 11th हाउस में जो राशि बैठी होगी, उसके जो मालिक होंगे ग्रह, वो भी सुनेंगे आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, और उनके जो देवता होंगे, देवी या देवता, वो भी सुनेंगे। अब एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। अगर किसी के 11th हाउस में 11th राशि या 10th राशि बैठी है, तो इसके इन दोनों राशियों के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव मतलब आप या तो शनि देव की उपासना कीजिए, वो सुनेंगे, वो आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, या तो फिर आप शिव जी की उपासना कीजिए, वो भी आपकी सुनेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति करेंगे। ऐसे ही अगर किसी के 11th हाउस में 3 या 6 है, तो इसके ग्रह कौन से हैं स्वामी ग्रह?
बुध, या तो आप बुद्ध देव की उपासना करिए तो वो सुनेंगे, या फिर आप नारायण भगवान की उपासना करिए तो वो सुनेंगे। अब 4th नंबर की राशि अगर आपके 11th हाउस में आ रहे तो आपको कृष्ण की आराधना करना सबसे अच्छा है, वही आपको सब कुछ देंगे। 5th राशि अगर आपके 11th हाउस में आ रही है तो आपको राम जी की आराधना करना चाहिए, वही आपको सब कुछ देंगे। आप कौन सी राशि बची? अब 2 और 7 और 9 और 12 बची। तो 9 और 12 इन राशियों के मालिक ग्रह है, स्वामी ग्रह है, कहें ये बृहस्पति देव हैं। तो इन राशियों मतलब अगर 11th हाउस में ये राशियां आ रही हैं तो व्यक्ति को आपने बृहस्पति देव की उपासना करना चाहिए। वो सब कुछ उनके पास है अथॉरिटी कि वो आपको सब कुछ दे दें। आप कौन सी राशि बची? 2 और 7। अगर 2 या 7 राशि आ रही 11th हाउस में तो फिर आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और वही सब कुछ देंगी। तो हर कुंडली के हिसाब से ये फिक्स है कि आपकी मनोकामनाएं कौन पूरी करेगा, जो मैंने लाइन से आपको बताया। और इस रेमेडी का कोई बैकफायर नहीं, सिर्फ अच्छा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनके आप कोई बहुत अच्छे बीज मंत्र जो कीलित ना हो वो करें तो बहुत अच्छे, और संकल्प लेके करें कि प्रभु या माँ मैं इस मनोकामना के लिए ये मंत्र जाप कर रही हूँ, मुझ पे कृपा बनाइए, और 100% उनका काम होता है। अच्छा मैम एक बात बताओ, मैंने एक एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट किया था तो मैंने उनसे पूछा कि कुंडली मिलान अगर कर ली जाए दो बंदों की और पता लगा लिया जाए कि ये दोनों कंफर्टेबल है, आपस में साथ रहेंगे, तो क्या एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है कुंडली मिला के? बिल्कुल, कुंडली मिलान एक ऐसा टूल है कि जिससे हम दो अच्छे लोगों की मतलब जो मैरिज सस्टेनेबल करे हो और जिसमें हंसी खुशी हो, ऐसी मैरिज हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब जितने भी लोग आज जो क्या बोलते हैं लव करके फिर शादी करते हैं, लव मैरिज वालों को तो कुंडली नहीं मिलानी चाहिए, मिलानी नहीं चाहिए? नहीं मिलानी क्यों? चाहिए। उनके ही तो डाइवोर्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप तो खुद ही अपनी बात का आंसर दे रहे हो ना। तो उनको मिलानी चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। उनको इसलिए नहीं मिलाना चाहिए कि जब प्यार का भूत सवार होता है तो उसको मानना तो है नहीं है एस्ट्रोलॉजर की बात। एस्ट्रोलॉजर बोलता रहेगा, कुछ मानेगा नहीं। तो कम से कम अपने मन में निगेटिव फीलिंग तो मत रखो कि यार उसने कहा था नहीं मिलेगी इसलिए हमारी नहीं पट रही है। फिर तो आप सोच लो कि हमने कर दिया अपने प्यार के हवाले अपने आप को, जो होगा देखा जाएगा। उनको नहीं मिलाना चाहिए। पर जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं उनको मिलाना चाहिए बस। नहीं, अगर लव में आप छोड़ने के लिए तैयार हो कि अगर भाई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि नहीं भाई ये नहीं है अच्छी, छोड़ने के लिए तैयार हो तो फिर मिलाओ। अदरवाइज अपना क्यों पैसा भी वेस्ट करना है एस्ट्रोलॉजर की फीस देके। अरेंज मैरिज में, अरेंज मैरिज में मिलानी चाहिए। बिल्कुल मिलानी चाहिए। वहां से मैं अरेंज जाओगे? मैरिज के अगर आप चाहते हैं एक ब्लिसफुल मैरिड लाइफ तो जरूर कुंडली मिलाना चाहिए। कुंडली मिलान एक ऐसा टूल है, डिवाइन टूल है, जो आपको अच्छी मैरिड लाइफ की तरफ ले जाता है। कंप्लीटली। बिल्कुल करना चाहिए। अब कई लोग मेरे से ये भी बोलते हैं यार हमने तो कुंडली मिलाई थी लेकिन हमारी तो मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही। फिर मैं पूछती किसने मिलाई थी आपकी कुंडली, कि पता तो चले कौन सा ऐसा ज्योतिषी का। बोले ज्योतिषी से नहीं, मैंने हमने सॉफ्टवेयर में डाला अपना। आप सॉफ्टवेयर में आप डालोगे तो उसमें बोल देते हैं 36 में से 18 गुण मिल रहे हैं तो वो कर लो शादी, उसमें ये बोलते हैं। तो भई वो 18 गुण कौन-सा मिल रहे हैं? ग्रह मैत्री है कि नहीं? आप दोनों की थिंकिंग एक सी है कि नहीं? आप दोनों एक-दूसरे के लिए लकी हो कि नहीं? तो अलग-अलग गुण का अलग-अलग मार्क्स हैं। तो जो ज़रूरी गुण हैं वो भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये सॉफ्टवेयर थोड़ी बताएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आपके पेरेंट्स जितनी कुंडली देंगे एस्ट्रोलॉजर को, वो उन्हीं में से तो मिलाएगा। एस्ट्रोलॉजर थोड़ी लड़का ढूँढ के लाएगा। उनमें से जो बेस्ट होगी वो मिला देगा कि भाई ये बेस्ट है। हम्म। तो ये कहना कि हमने मिलाई थी, पहले तो ये देखो कि मिलाई कैसी है, जिससे आप मिलवा रहे हो वो कितना विद्वान है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग लाखों रुपए तो खर्च कर सकते हैं मैरिज पे, डेकोरेशन पे, इस पे, खाने-पीने पे, लेकिन हज़ारों भी देने में उनको एस्ट्रोलॉजर को प्रॉब्लम होती है। और एस्ट्रोलॉजर के यहाँ 1 कुंडली नहीं 2 देखनी पड़ती हैं। तो अगर आप पे नहीं करोगे तो किसी का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो इतनी ये मेहनत बात करे। क्यों देखिएगा वो? और केवल कुंडली मिलान ये 36 गुणों से नहीं होता है। उसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि मैरिज के बाद दोनों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। दोनों जन वो सूटेबल हैं आगे संतति उत्पन्न करने के लिए कि नहीं है।
फिर ये देखना है एक दूसरे के लिए लकी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आते ही से लड़की के आते से ही लड़का कंगाल हो गया या लड़के के आते ही से लड़की कंगाल हो गई, ऐसा तो नहीं है। एक दूसरे के लिए, धन के लिए भी कैसे हैं, संतान के लिए कैसे हैं, मेंटली एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टेम्परामेंट उनका कैसा है, दोनों लड़ने वाले हो गए तो कैसे चल पाएगी मैरिज। तो एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए, तभी जाके एक अच्छी वो कुंडली मैच कर सकता है। अद्विता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार बातें करी आपने और बहुत सारी चीज़ें बता दी। आज ये तो बता दिया कि वो यूट्यूबर्स के पास नहीं जाना है जो कंटिन्यू यूट्यूब पे जो पॉडकास्ट पे बैठे हैं। जी, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो एंड थैंक काफ़ी यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड इट। बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया।